हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्रा। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे द लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में, या ये इनर्शिया होता क्या है इसको डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी गैलीलियो के आइडिया के बारे में, एरिस्टोटल्स फैलेसी के बारे में। एरिस्टोटल का कहना था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपको कंटिन्यूसली मूव करवाते रहना है या फिर कंटिन्यूसली मोशन में रखना है तो आपको इस पर बार बार फोर्स एक्सर्ट करते रहना पड़ेगा, नहीं तो वो जाके रुक जाएगा। ठीक है। हालांकि ये आइडिया गलत था और इसको गैलीलियो ने सही किया। गैलीलियो ने बोला कि बॉडी को अगर आपको कंटिन्यूसली स्ट्रेट लाइन मोशन में रखना है तो आपको इस पर बार बार फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट आप उस पर कोई फोर्स ही मत लगाओ, कुछ मत लगाओ, तो वो अपने आप मोशन में कंटिन्यूसली रहेगा, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब ये पूछा गया कि आगे जाकर वो रुक क्यों जाता है, जब मैं इस फ्लोर पे कोई ऑब्जेक्ट को फेंकता हूँ तो वो रुक क्यों जाता है, उसको तो कंटिन्यूसली मूव करते रहना चाहिए जैसे गैलीलियो ने कहा था। तो बाद में गैलीलियो ने बताया कि देखो, ऑब्जेक्ट और इस सरफेस के बीच में एक फोर्स लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स, और दूसरा एयर रेजिस्टेंस, क्योंकि ये एयर में मूव कर रहा है, ये भी ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ये दोनों फोर्सेस मिलकर इस ऑब्जेक्ट को रोक देता है। समझ में आ रहा है? अगर आप ये दोनों फोर्सेस को हटा दो, ना एयर रेजिस्टेंस हो ना फ्रिक्शन हो, और ऑब्जेक्ट को मैं फेंकूं तो वो कंटिन्यूसली मूव करता जाएगा एक ही स्पीड से, एक ही लाइन में। ठीक है, वो कभी नहीं रुकेगा। तो ये आइडिया आपका गैलीलियो का हमको यहाँ पे ऑब्जेक्ट का आया। अब आपको ये बता दूं मैं कि गैलीलियो ने ऐसे ही इस आइडिया को सामने नहीं रखा था, बल्कि उसने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे और एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे इस चीज़ को कंक्लूड किया था कि एक ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो वो कंटिन्यूसली मूव करता जाएगा, कभी नहीं रुकेगा, जब तक कि बाहर से कोई फोर्स उस पर आप एक्सर्ट ना करो। तो जब बॉडी को आप मूव करवाते हो तो प्रॉब्लम ये है कि फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस उसको रोक देता है सामने से। इन दोनों को हटा दो, बॉडी कंटिन्यूसली मूव करता जाएगा। और ये काम स्पेस में हो सकता है। स्पेस में आप धक्का मारो किसी चीज़ को, वो कंटिन्यूसली मूव करता जाएगा बिना रुके हुए स्ट्रेट लाइन में। ठीक है। तो उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया, देखो, उसने एक एक्सपेरिमेंट ऐसा किया कि एक बॉल लिया और इस बॉल को इस पर्टिकुलर इंक्लाइंड प्लेन पे, एक ढलान पे से छोड़ दिया। तो जब ढलान पे से छोड़ा तो उसको क्या दिखा कि ये बॉल ने स्पीड पकड़ लिया, मतलब इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली बढ़ते जा रही है, इंक्रीज हो रही है इसकी वेलोसिटी जब वो नीचे आ रहा है। ठीक है। फिर क्या किया, इसी बॉल को इसने ऊपर की ओर वेलोसिटी दे दी। तो उसने ये देखा कि जब मैं ऊपर की ओर इसको ऐसे फेंकता हूँ तो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी कम होने लगती है और एक पॉइंट पे जाने के बाद वो रुक जाती है। तो ऊपर जाते हुए बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज होती है। समझ में आ रहा है? तो फिर गैलीलियो को ये लगा कि ये जो बीच वाला केस है, जैसे कि अगर बॉडी स्ट्रेट में हॉरिजॉन्टली फेंकूं तो ये दोनों का बीच वाला केस है। मतलब ये होगा कि अगर मैं ऊपर से छोड़ता हूं तो ये इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होते जाएगी, जब मैं उसको ऊपर फेंक देता हूं तो फिर इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होते जा रही है। तो अगर मैं इसको बीच में स्ट्रेट ऐसे फेंकूं तो इसकी वेलोसिटी ना तो इंक्रीज होगी ना तो डिक्रीज होगी, मतलब ये सेम वेलोसिटी से कंटिन्यूसली आगे जाता रहेगा अगर ये स्ट्रेट होगा तो। समझ में आ रहा है? तो ये एक आइडिया इसको इस एक्सपेरिमेंट से आया था। दूसरा एक और एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने। उस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से देखो, एक पर्टिकुलर हाइट पे, जैसे मान लो 5 मीटर का हाइट है, यहाँ से इस 5 मीटर के हाइट पे ले जाकर एक बॉल को रखा इसी तरीके से, एक ट्रे लिया इस तरीके का, और इस ट्रे में ये बॉल को रखा, छोड़ दिया। ये बॉल यहाँ से ऐसे नीचे आया, कंटिन्यूसली इसने ये बॉल ट्रैवल किया और यहाँ पे भी लगभग वो 5 मीटर तक यहाँ पहुँच गया। लगभग 5 मीटर तक उसने एक डिस्टेंस यहाँ पे भी ट्रैवल कर लिया। और यहाँ पे लगभग उसने एकदम स्लिपरी प्लेट लिया हुआ था या ट्रे लिया हुआ था, जिसमें फ्रिक्शन आप ना के बराबर समझो, बहुत ही स्लिपरी था ये वाला पार्ट। ठीक है। तो जो 5 मीटर हाइट से इस हाइट से छोड़ा था वो लगभग यहाँ से मूव करते करते लगभग 5 मीटर तक पहुँच गया। अब उसके बाद क्या किया, इसको तो उसने सेम रखा, 5 मीटर का हाइट रखा, यहां पे यहां से छोड़ा, लेकिन उसका दूसरा वाला साइड जो था वो थोड़ा सा फ्लैट कर दिया था, उसका एंगल थोड़ा कम कर दिया नीचे की ओर, और तब इसको फिर से छोड़ा। तो जब इसको फिर से छोड़ा तो ये बॉल नीचे ऐसे आया और मूव करते करते एक्चुअली ये ऊपर गया। लेकिन इस बार देखो, इतना ही डिस्टेंस ट्रैवल किया था, इस बार इसने डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल किया और यहाँ पे आ गया। पिछले टाइम यहीं तक था ना, वो यहीं तक डिस्टेंस ट्रैवल किया था। इस बार भी वो आगे गया, लेकिन इस बार उसने डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल किया, और जब नीचे से हॉरिजॉन्टल से इसकी हाइट देखेगी तो लगभग 5 मीटर की हाइट तक थी।
इस बार डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल हुआ, ज़्यादा आगे चला गया बॉल। इसके बाद उसने हाइट को और कम किया, तो जब और कम किया तो यहाँ से जब इस हाइट से वापस इस बॉल को छोड़ा तो ये और ज़्यादा डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया था। जितनी इसकी हाइट वो कम करता चला गया, बॉल यहाँ से छोड़ने के बाद उतना ही वो दूर जाता गया। फिर फाइनली क्या किया उसने, दिमाग ये लगाया कि मैं काम करता हूँ, इसको पूरी तरह से फ्लैट कर देता हूँ, हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ। अब इससे होगा क्या, अब अगर मैं इस बॉल को यहाँ से छोड़ूंगा तो ये बॉल बेसिकली कभी नहीं रुकेगा, कंटिन्यूसली चलता जाएगा। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब अगर फ्लैट रोड पे इस तरीके से मैं एक कांस्टेंट वेलोसिटी, एक वेलोसिटी से मैं बॉल को फेंकूं तो ये कंटिन्यूसली एक ही वेलोसिटी से आगे चलता जाएगा, कभी नहीं रुकेगा। नॉर्मली क्या होता है कि एक डिस्टेंस के बाद ये जाकर रुक जाता है, और उसका रीज़न क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। ठीक है, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस लगता है। पर हम यहाँ पे आइडियल केस की बात कर रहे हैं कि मान लो वो दोनों फोर्सेस ना हो, तब ये बॉडी इस तरीके से कंटिन्यूसली एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता चला जाएगा। ये कभी नहीं रुकेगा जब तक कि आप फोर्स लगाकर उसको रोकोगे नहीं। ठीक है, इन सारे एक्सपेरिमेंट से एक कंक्लूजन जरूर निकलता है, और ये कंक्लूजन मैं आपको बता रहा हूं जिससे आपको इनर्शिया का मतलब समझ में आएगा। देखो, जब बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही थी, राइट? अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी जब तक आप उस पर फोर्स नहीं लगाओगे। फोर्स लगाने के बाद ये मोशन में आएगी। इनफैक्ट अगर यहाँ से इन सारे एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि अगर बॉडी मोशन में है और उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो ये हमेशा मोशन में ही रहेगी, जैसा है उसी मोशन में कंटिन्यूसली एक ही स्पीड के साथ एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते जाएगी। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे एक्चुअली में जो गैलीलियो ने एक बहुत बड़ा काम यहाँ पे ये किया अपना थियरी देके कि रेस्ट और मोशन वाला जो स्टेट है, स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन, इन दोनों को एक जैसा कर दिया, आर इक्विवेलेंट, इनको एक जैसा माना। एक जैसे मानने का रीजन क्या है कि देखो, मैं ये बोल सकता हूं कि अगर बॉडी रेस्ट पे है इसका मतलब इस पर टोटल कोई फोर्स नहीं लग रहा। ठीक है, हाँ ये जरूर हो सकता है कि एक फोर्स यहां से लगे 5 न्यूटन का और एक फोर्स यहां से लगे 5 न्यूटन का, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगे, लेकिन ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। आप दोनों को ऐड करोगे तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों कैंसिल कर देंगे। तो मैं तो ये मान के चलूंगा कि भाई इस पर टोटल फोर्स जो है वो जीरो लग रहा है। ठीक है, तो बॉडी अगर रेस्ट पे है तो आप बोल सकते हो कि इस पर कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा या फिर टोटल फोर्स जीरो लग रहा है। पर बात रेस्ट की ही नहीं है। इनफैक्ट अगर बॉडी मोशन में है, अगर वो एक स्ट्रेट लाइन मोशन में है और सेम स्पीड से आगे जा रही है, ये केस भी तभी पॉसिबल है जब आपके बॉडी पर कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा। समझ में आ रहा है? उसने तो यही बोला ना कि बॉडी अगर मोशन में है तो कंटिन्यूसली वो मोशन में रहेगी स्ट्रेट लाइन में जब तक आप बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाओगे। तो मान लो आप बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहे हो तो ये कंटिन्यूसली मोशन में है। या इसका मैं उल्टा बोल सकता हूँ कि अगर मुझे कोई ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली मोशन में दिख रहा है एक ही स्पीड से, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, टोटल फोर्स इस पर जीरो। बॉडी जब रेस्ट पे है तो भी मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इस पर टोटल फोर्स जीरो। तो बॉडी मोशन में है तो भी टोटल फोर्स जीरो, और कंटिन्यूस मोशन में है तो बिना स्पीड चेंज करते हुए, और रेस्ट पे है तो भी इस पर टोटल फोर्स जीरो। तो रेस्ट और मोशन का जो स्टेट है बॉडी का, ये दोनों एक जैसा है। दोनों ही केस में आपका जो टोटल फोर्स है बॉडी पे वो नहीं है। तो मतलब अगर कोई बॉडी पे फोर्स ना लग रहा हो तो वो दो सिचुएशन में हो सकता है, या तो वो रेस्ट पे हो सकता है या फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ कंटिन्यूसली एक मोशन में हो सकता है। तो ये दोनों का इक्विवेलेंस गैलीलियो ने यहां पे स्थापित किया। ठीक है, कि दोनों ही सूरतों में आपका जो फोर्स है वो जीरो आ रहा है, और अगर आपको इसके मोशन को बदलना है, इसको रोकना है, तब भी आपको फोर्स लगेगा, और बॉडी अगर रेस्ट पे है उसे मोशन में लाना है तो भी आपको फोर्स लगेगा। बात आ रही है समझ में? तो इसका मतलब ये है कि बॉडी जिस स्थिति में है, जिस स्टेट ऑफ मोशन में है, जिस स्टेट में है वो, चाहे वो रेस्ट पे हो या मोशन में, तो वो उसी में रहने की कोशिश करती है। ध्यान से इस चीज को समझना, यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि इनर्शिया का क्या मतलब है।
बॉडी जिस स्टेट में है उसी में वो रहने की कोशिश करती है। मतलब अगर बॉडी रेस्ट पे है तो वो हमेशा रेस्ट पे ही रहने की कोशिश करेगी, मोशन में नहीं आएगी, अपने आप नहीं आएगी। और अगर बॉडी मोशन में है, एक कंटिन्यूस मोशन में, तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक आप बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाते हो। बिना फोर्स का आप मोशन की स्टेट को नहीं बदल सकते। ऐसा भी नहीं होगा कि बॉडी मोशन में है तो आपको अगर उसको रेस्ट पे लाना है या इसके स्टेट को बदलना है, देन यू हैव टू एक्सर्ट फोर्स, राइट। तो जिस स्थिति में है बॉडी, जिस सिचुएशन में है, अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी भाई, उसी में कंटिन्यू रहेगी वो, राइट। और रेस्ट पे है तो वैसा ही रहेगी। ये जो प्रॉपर्टी है बॉडी का कि जिस स्टेट में है उसी स्टेट में वो रहने की कोशिश करती है, बॉडी के इस प्रॉपर्टी को ही बोला जाता है इनर्शिया। बॉडी अपने स्टेट में रहने की कोशिश करेगी, चाहे वो स्टेट उसका रेस्ट हो या फिर मोशन हो। रेस्ट में ही, मोशन है तो कंटिन्यूसली मोशन में रहेगी, राइट। और एक हिसाब से मैं ये भी स्टेटमेंट दे सकता हूं कि बॉडी एक्चुअली रेजिस्ट करती है अपने अंदर कोई चेंज लाने में। मतलब ये कि बॉडी नहीं चाहती है कि मेरे स्टेट में कोई चेंज आए। मतलब अगर बॉडी रेस्ट पे है तो ये नहीं चाहेगी कि इसका जो रेस्ट वाला केस हो वो बदल जाए। ये नहीं चाहेगी कि मैं मोशन में आऊँ, ये नहीं चाहेगी, ये तो भाई रेस्ट पे ही रहेगी। अगर आप चाहते हो तो बाहर से कोई फोर्स लगाओ और वो फोर्स इसको मोशन में लाएगी, ठीक है। और बॉडी कोशिश करेगी कि मैं रेस्ट में ही रहूं, और अगर कोई उससे रेस्ट से मोशन में लाने की कोशिश कर रहा है तो वो उसको रेजिस्ट करेगी, रोकेगी कि मुझे मोशन में नहीं आना है, मैं रेस्ट पे हूं तो रेस्ट पे ही रहने की कोशिश करूंगा। तो ये क्या करेगी, इट विल ट्राई टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट। आप अगर उसके अंदर चेंज लाने की कोशिश कर रहे हो तो वो रोकेगा, रेजिस्ट करेगा, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया। बॉडी ट्राइज टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट। दूसरी बात ये कि ये इनर्शिया बॉडी के मोशन में भी होता है। अगर बॉडी मोशन में है तो वो कोशिश करेगी कि मैं मोशन में ही रहूं हमेशा, और अगर आप बाहर से उसको मोशन को बदलने की कोशिश कर रहे हो तो वो रोकेगी, मुझे रेस्ट पे नहीं आना है, मुझे नहीं बदलना है, मैं मोशन में हूं तो उसी मोशन में रहने की कोशिश करूंगा। समझ में आ रही बात? होपफुली ये समझ में आ रहा है आपको। तो ये जो बॉडी की प्रॉपर्टी है, ठीक है, कि वो अपने अंदर कोई चेंज नहीं होने देना चाहती है, चेंज होने से रोकती है, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इनर्शिया। इस लॉ ऑफ इनर्शिया को, इस इनर्शिया को एक और तरीके से बताया जा सकता है कि बॉडी के अंदर वो एबिलिटी ही नहीं है कि वो खुद से अपने स्टेट को बदल डाले। मतलब अगर बॉडी रेस्ट पे है तो बॉडी के अंदर एबिलिटी ही नहीं है कि खुद से वो रेस्ट पे से मोशन में आ जाए, उसके पास ये एबिलिटी नहीं है। वो बाहर से जब तक फोर्स नहीं लगाओगे तब तक ये नहीं होगा। और ये चीज़ मोशन के लिए भी ट्रू है कि अगर बॉडी एक वेलोसिटी से कंटिन्यूसली एक लाइन में मूव करते जा रही है, मोशन में है, तो बॉडी के अंदर ये एबिलिटी ही नहीं है कि इस मोशन को वो चेंज कर सके, रुके या फिर बढ़ाए खुद के वेलोसिटी को, वो खुद से नहीं कर पाएगी। अगर आपके इसके वेलोसिटी को बढ़ाना है या कम करना है या रोकना है तो बॉडी खुद से नहीं कर पाएगी, उसके पास वो एबिलिटी नहीं है। बाहर से कोई फोर्स लगाकर आप इसके वेलोसिटी को बदल सकते हो, फास्ट कर सकते हो, स्लो कर सकते हो या फिर रोक सकते हो, पर इसलिए आपको बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा। बॉडी खुद ये नहीं कर पाएगी, बॉडी के पास ये एबिलिटी नहीं है। तो इसको हम एक और तरीके से बोलते हैं इनर्शिया को, द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड इनर्शिया। मतलब इसके पास वो एबिलिटी नहीं है जो ये खुद से अपने स्टेट को चेंज कर सके, तो इसको भी हम इनर्शिया बोलेंगे। तो इस तरीके से इनर्शिया को हम अलग अलग तरीके से बताते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि किस बॉडी में इनर्शिया ज़्यादा है और किस बॉडी में इनर्शिया कम है, ये कौन डिसाइड करता है। देखो मुझे एक बात बताओ कि अगर मान लो आपके सामने एक साइकिल आ रहा है, ठीक है, और उसी समय वहाँ पे एक ट्रक आ रहा है, तो एक साइकिल को रोकना ज़्यादा आसान है कि ट्रक को रोकना ज़्यादा आसान है? मान लो दोनों सेम स्पीड से आपके सामने आ रहा है, तो किसको रोकना ज़्यादा आसान है? साइकिल को रोकना ज़्यादा आसान है कि ट्रक एक स्पीड से आ रही है उसको रोकना ज़्यादा आसान है? ऑब्वियस सी बात है कि साइकिल को रोकना ज़्यादा आसान होगा। अब देखो रोकने का मतलब क्या है कि आप इसकी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर रहे हो। ये ऑलरेडी मोशन में था,
अब ये दोनों खुद तो अपने मोशन को बदल नहीं पाएंगे, तो मुझे बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा। अब बाहर से फोर्स लगाकर साइकिल को रोकना ज़्यादा आसान है, लेकिन ट्रक को रोकना आसान नहीं है। इसका मतलब क्या, ट्रक के अंदर भर भर के इनर्शिया है, ज़बरदस्त इनर्शिया है, काफ़ी इनर्शिया है इसके अंदर। इनर्शिया ज़्यादा है, इसका मतलब क्या कि इसके स्टेट को बदलना बहुत मुश्किल है, आपको बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा तब जाके इसका स्टेट बदलेगा, ठीक है। लेकिन साइकिल में कम इनर्शिया है, लेस इनर्शिया, राइट, क्योंकि इसके स्टेट को बदलना बड़ा आसान है। ये मोशन में था, आपने बड़े इजीली इसको रोक दिया। ये सिर्फ मोशन से रेस्ट पे आने की बात नहीं है, इनफैक्ट अगर ये रेस्ट पे हो तब भी यही काम होगा। मान लो साइकिल यहाँ पे है और ट्रक है, तो मोशन में अगर मुझे लाना है तो किसको मोशन में लाना ज़्यादा आसान है। मान लो आपने धक्का मारा, तो धक्का मारकर मोशन में लाना किसको आसान होगा, ट्रक को या फिर साइकिल को? ऑब्वियस सी बात है साइकिल को। तो अगर ये दोनों रेस्ट पे हैं मान लो, तो रेस्ट पे से मोशन में लाने का काम जो है वो भी आसान किस केस में होगा, साइकिल के केस में होगा। अगेन इसका मतलब ये है कि साइकिल के स्टेट ऑफ रेस्ट को बदलना आसान है, लेकिन ट्रक के स्टेट ऑफ रेस्ट को बदलना आसान नहीं है। सिंपल बात है, इसका मतलब कि ट्रक के अंदर ज़्यादा इनर्शिया है, इसके स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करना मुश्किल है, खूब इनर्शिया है इसके अंदर, ये बदलने नहीं देगा, ये पूरा रेजिस्ट करेगा, मैं तो नहीं बदलूंगा भाई, फुल रेजिस्टेंस। लेकिन साइकिल बेचारा ज़्यादा रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, ये ज़्यादा रोक नहीं पाएगा क्योंकि इसका इनर्शिया कम है। तो यहां से हमको क्लियरली दिख रहा है कि इनर्शिया पूरी तरह से डिपेंड करता है मास पे। जिस बॉडी का जितना ज़्यादा मास होगा, मतलब हम बोल सकते हैं उसके अंदर उतना ही ज़्यादा इनर्शिया होगा, और उसके स्टेट ऑफ मोशन या रेस्ट को चेंज करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होगा, मुझे उतना ही ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा बाहर से अगर मुझे उसके स्टेट ऑफ मोशन को बदलना है। तो किस केस में, अगर बॉडी का मास ज़्यादा है तो मतलब मास ज़्यादा इनर्शिया ज़्यादा, तो हम बोलते हैं कि मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा इनर्शिया। सो दैट इज योर लॉ ऑफ इनर्शिया, कि अगर एक बॉडी जिस स्टेट में है वो उसी में रहने की कोशिश करेगी, वो खुद से अपने मोशन को चेंज नहीं कर सकती है। और इसी आइडिया से, इसी लॉ से न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ को निकाला। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या था, और इनर्शिया के बारे में और डिस्कशन करेंगे हम लोग, और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बाद हम लोग स्टडी करेंगे, एंड दैट विल बी इन नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। थैंक यू।